राजश्री अवस्थी शुक्ला, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोमती नगर, लखनऊ से। भारतीय इतिहास के कुछ विषयों के अंतर्गत हम लोग द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसवी तक की राज्य और उनकी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। तो इसी के दूसरे पार्ट में आज हम लोग अध्ययन करेंगे राजधर्म के नवीन सिद्धांतों का, बदलता हुआ देहात, नगर एवं व्यापार, अभिलेख जिसकी मूल बातें हम यहाँ पर समझेंगे, और अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं। राजधर्म के नवीन सिद्धांतों के अंतर्गत जो भी राजा का पद कैसे करके एक सामान्य कर वसूलने वाले अधिकारी से लेकर के कैसे वो एक देवता के रूप में हो जाता है, यहाँ पर उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो राजधर्म के नवीन सिद्धांत, इनमें क्या है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि राजा को एक ऊंचा स्थान दिया गया, नृपति कहा गया, भूपति कहा गया। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे उसकी जो पद था वो बढ़ता चला गया। फिर उसको देवताओं के समतुल्य बनाने के लिए दैवीय अवधारणा आई कि राजा वास्तव में क्या है, देवताओं के समान है, देवताओं के बराबर है। तो इसमें दक्षिण भारत में, जो उत्तर भारत में तो उस समय हम लोगों ने अभी पढ़ा ही है, मौर्य साम्राज्य था। इसी के कालांतर में दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र में और उसके दक्षिण में ये हमें छोटे सरदार और सरदारियां यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिनमें की चोल हैं, चेर हैं, पांड्य साम्राज्य हैं। ये राज्य बहुत ही समृद्ध राज्य थे और बहुत समय तक इन्होंने शासन किया। चोलों के लिए तो कहा जाता है कि पूरा बंगाल की खाड़ी ही उनके लिए एक झील बन चुकी थी। तो बहुत ही समृद्ध ये तीनों यहाँ के दक्षिण भारत के हमारे राज्य रहे हैं। पश्चिम और मध्य क्षेत्र में, भारत के पश्चिम और मध्य क्षेत्र में जो राजा शासन करते थे उस समय, उनमें हिंद यूनानी शासक हैं और शक शासक हैं। ये क्षत्रप कहलाते हैं और इन्होंने उस समय वहां पर शासन किया है। तो इन्हीं में जैसे हम बता रहे थे आपको कि राजाओं का स्थान जो है वो अब केवल व्यक्ति समूह के ऊपर ही उनका नियंत्रण नहीं रह गया, वो अब देवताओं के समान हो गया, देवतुल्य हो गया। तो ये लोग अपनी उपाधियों में, जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं कि अशोक के लिए उसने अपना नाम क्या लगाया था, प्रियदर्शी के साथ साथ देवा नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हमें बहुत सारे उल्लेख मिलेंगे कि अपने को, राजा को देवता के समान यहाँ पर उन्होंने देवतुल्य उन्होंने सिद्ध किया। तो इसमें सबसे पहले हम कुषाण वंश की बात करते हैं। तो कुषाण वंश जो भारत में जिन्होंने शासन किया, उनका मध्य एशिया से लेकर के पूरा पश्चिम उत्तर भारत तक का इनका शासन था। और इसमें सर्वप्रमुख जो राजा था वो था कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शकों को पराजित करके शक संवत प्रारंभ किया और अपने आप को देवतुल्य समझाने के लिए अपनी आदम कद की मूर्तियां स्थापित की। मथुरा से और दूसरा अफगानिस्तान के ऐसे ही क्षेत्र से, वहां के देव स्थान से हमें आदमकद मूर्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे देखिए कि ये कुषाण राजा कनिष्क की मूर्ति है और यहाँ पर ये पूरा अभिलेख लिखा हुआ है। इस अभिलेख में इस राजा के जो भी उनकी प्रमुख घटनाएं हैं उनके जीवन की, जब उन्होंने जो भी राजनीतिक घटनाएं उस समय घटित हुई, उनके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इसी में हम लोगों ने अगला पढ़ा कि गुप्त। तो गुप्त साम्राज्य जो था वो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ये हमारा 3री शताब्दी 4थी शताब्दी ईसवी की बात है कि ये गुप्त साम्राज्यों का, यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसमें एक बार फिर हमको बहुत सारे प्रभावी शक्तिशाली राजाओं का एक क्रम प्राप्त होता है, जिन्होंने यहाँ पर बहुत समय तक शासन किया। इन गुप्त सम्राटों ने अपने सिक्कों में भी देवताओं के समान उपाधि धारण की, अपने नाम के आगे उनको उल्लिखित किया और बहुत ही ज्यादा जो व्यापार में प्रगति हुई, बाकी सारे क्षेत्रों में प्रगति हुई। तो गुप्त काल में बहुत ही ज्यादा इस सारी चीजों में प्रगति हुई है। सिक्कों और अभिलेखों के आधार पर राजवंश, तो इसमें हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी हमने कनिष्क का सिक्का देखा था पिछली स्लाइड में, तो उस कनिष्क ने सबसे पहले कुषाण वंश ने ही भारत में स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। सोने की धातु, ये सोने की धातु जो थी वास्तव में बहुमूल्य होती है और इसका भी जो अच्छा, जो उत्तम क्वालिटी का जो शुद्ध
स्वर्ण धातु है वो इसमें प्रयुक्त की गई है। इनकी एक निश्चित माप है और उस पर राजा का चित्र अंकित है, देवता का चित्र अंकित है, उस पर लिपि भी लिखी गई है। ऐसा ही हमारे गुप्त सम्राटों में भी बहुत सिक्के प्राप्त होते हैं। स्वर्ण सिक्के हैं ये, इसमें भी स्वर्ण की जो धातु की जो बहुमूल्य है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का स्वर्ण प्रयोग किया गया है और इसमें भी राजाओं का, रानियों का और लिपि का भी उल्लेख किया गया। उनके जीवन की जितनी घटनाएं हैं, विभिन्न घटनाओं पर आधारित ये स्वर्ण के सिक्के जारी किए गए थे। इसी समय में हमको जो स्तंभ लेख प्राप्त होता है, अशोक का लेख है, लेकिन अशोक के स्तंभ लेख पर ही समुद्रगुप्त ने अपनी अभिलेख लिखवाया, जिसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। और प्रयाग, जैसा कि पहला इसका नाम इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद के किले में उसी अशोक के खंभे पर, अशोक के स्तंभ पर ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है। समुद्रगुप्त के जो राजकवि थे हरिशेन, उन्होंने संस्कृत भाषा में इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है समुद्रगुप्त, भारत में इन्होंने बहुत विस्तृत भूभाग पर अधिकार किया था और इस प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने उसी पूरी अपनी राजनीतिक यात्रा का वर्णन किया था, जिसमें बताया था, लिखा है कि राजा बहुत ही अज्ञेय है, बहुत ही कोमल हृदय के हैं, वो स्वभाव से देवताओं के समान है, वो इंद्र के समान है, वरुण के समान है, यम के समान है। तो उनमें देवताओं के गुणों को समायोजित किया गया, देवताओं के तुल्य उनको बताया गया। तो यहाँ पर यद्यपि कि ऐसा माना जाता है कि ये साहित्यिक स्रोत है, इसमें साहित्य में बहुत बढ़ चढ़ करके लोगों ने अपने जो राजा हैं, अपने आश्रयदाता राजा हैं, उनकी यहाँ पर बड़ाई की है। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति हमारे पास ऐसा अभिलेख मौजूद है जिसमें कि यह सिद्ध होता है कि वो पूरा उसने उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी अपना अधिकार किया था। बदलता हुआ देहात। अब हम अर्थव्यवस्था की बात फिर से करते हैं। नगर तो हमारे थे ही, जो देहात की परिस्थितियां बदल रही थी, जो हमारा सामान्य जनजीवन था, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इन पूरे 1000 साल के इस समय में देहात में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसके बारे में हमें बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है। जो जातक ग्रंथ हैं और पंचतंत्र की कहानियां हैं, संभवतः ये आप लोगों ने भी सुनी होंगी ना, पंचतंत्र की कहानियां अपने नानी नाना या दादी बाबा सबसे सुनी होंगी। तो इन्हीं कहानियों को बहुत समय तक केवल श्रुतियों के माध्यम से ही चर्चा में रही, लेकिन बाद में इनको किसी समय लिपिबद्ध किया गया और इनसे हमको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। और इसी में एक गंध सिंधु जातक नाम की एक कथा है, जिसमें कि एक कुटिल राजा के बारे में उल्लेख किया गया है कि कुटिल राजा अगर शासन करता है तो उसकी जो प्रजा है वो कितना परेशान होती है। जब वो प्रजा परेशान होती है तो वो वहां से पलायन कर जाती है और जंगलों में जाकर के रहने लगती है। वहां जाकर के वो कुछ और कार्य करती है, जंगलों को जला करके कृषि योग्य भूमि बनाती है या कुछ और कार्य करती है। तो ऐसे में वो राजा स्वयं वेश परिवर्तित करके जाता है और प्रजा से संपर्क साधता है। तो उसे पता चलता है कि ग्रामीण स्त्रियां हैं, वृद्ध स्त्रियां हैं, बालक हैं और जो कृषि मजदूर हैं, उन सबसे वो बात करता है। तो उसको पता चलता है कि लोग कितने परेशान हैं। वो बताते हैं कि दिन में राजा के लोग लूटते हैं और रात में डाकू, अर्थात उन दोनों के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में काफी दूरी आ चुकी थी। दोनों, एक राजा जो है वो प्रजा से काफी दूर हो चुका था, उसकी मनस्थिति को नहीं समझ पा रहा था। धीरे धीरे ये पूरा परिदृश्य जो है वो बदलता गया। उपज बढ़ाने के तरीके। अब हम लोग बात करते हैं, हमारे यहाँ नदियों का बहुत ही महत्व है। तो उन नदियों के माध्यम से एक तो आवागमन सरल रहता है और दूसरा हमारे कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सहायता मिलती है। कृषि में सिंचाई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे में जो भी क्षेत्र नदियों के पास में पड़ते हैं, उनमें आसानी से उपज की पैदावार जो है वो ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। तो गंगा का क्षेत्र हो या हमारी दक्षिण भारत की कावेरी का, उसके आसपास के जितने भी उर्वरक क्षेत्र हैं, उन सब में एक प्रकार से उपज को बढ़ाने का प्रयास किया गया। और उत्तर भारत में लोहे के हल से, जैसे हमने बात की थी कि इस काल में लोहा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो लोहे के फाल से प्रयुक्त जो हल है उसका प्रयोग करके उत्तर भारत में अनाज को बढ़ाया गया, उसकी पैदावार को। और दक्षिण में भी, जहां पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, कछारी भूमि थी, वहां पर भी बहुत इसका प्रयोग किया गया और अच्छे परिणाम आए। लेकिन यह लोहे के हल का जो प्रयोग है, ये हमारे पश्चिम में उतना प्रयोग नहीं आ पाया, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा भूमि जो है वो रेतीली है।
लेकिन देखते हैं कि लोगों ने इसमें और उपज बढ़ाने के तरीके अपनाए, जिसमें उन्होंने सिंचाई के लिए कुएं खुदवाए, नहरें बनवाई, जलाशय बनवाए और इसके माध्यम से उन्होंने सिंचाई करके अपनी उपज को बढ़ाया। यहाँ पर एक चीज और देखने योग्य है कि उत्तर मध्य भारत में यहाँ पर गंगा यमुना के मैदान में बहुत ही ज्यादा धान की रुपाई प्रारंभ हुई। धान के कारण जो वृद्धि हुई उपज में, अनाज में, वो बहुत ज्यादा हुई और इसके कारण भी हमारा जो ये तरीका था बढ़ाने का वो बढ़ता चला गया। अच्छा एक तरीका इन्होंने अपनाया और धान की रुपाई करके अच्छा अनाज पैदा किया। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, अब जैसे जैसे कृषि से अगर व्यापार बढ़ता है तो धीरे धीरे लोगों में भी एक बंटवारा सा होने लगता है कि जो कृषि करवाता है, जिसके यहाँ अगर अच्छी पैदावार हुई है, उसका कृषि अधिशेष अधिक है, तो वो अधिक विलासिता का जीवन जीने लगता है। किसी के यहाँ अगर किसी कारणवश भूमि से उतनी उपज नहीं हो पाई तो वो धीरे धीरे गरीब होता जाता है। तो ये जो बढ़ती हुई सामाजिक खाई है ये यहाँ पर हमें दिखाई देती है। बहुत सारे जातकों में इसका उल्लेख आता है और सारी कहानियों में भी इनका उल्लेख आता है, जिसका समग्र अध्ययन इतिहासकारों ने किया है। तो ये बहुत ही सही पता चलता है कि वो तो बहुत अधिक उन्नत हो चुके हैं, जिनमें श्रेणी संघ के जो लोग हैं, जो प्रमुख हैं, वो बहुत अधिक उन्नत अवस्था में आ गए हैं और वहीं दूसरी तरफ जो सामान्य जन है वो थोड़ा सा उतना वंचित, उतना अच्छे तरीके से नहीं रह पाता है, वंचित रह जाता है। भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। भूमिदान, पहली बात दान की बात आती है तो दान किसी को भी योग्य पुरुष को किया जाता है, योग्य व्यक्ति को किया जाता है जिसको दान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर दान जो है मुख्यतः या तो मंदिरों को दिया गया, ब्राह्मणों को दिया गया, या फिर किसी से प्रसन्न होकर के राजा ने अपने को कोई क्षेत्र को दान में दे दिया। तो ऐसे दान को देते समय एक पट्टिका दी जाती थी, उस पर बाकायदे लिखा जाता था, उसको हम लोग अभिलेख भी कह सकते हैं, और उसमें बाकायदे दानदाता का नाम लिखित होता था, किस विषय हेतु उसको दिया जा रहा है ये भी, और किसको दिया जा रहा है, कितने समय के लिए दिया जा रहा है, ये सब कुछ उसमें उल्लेख किया जाता था। तो ये भूमि दान, धीरे धीरे दान जो है वो भूमि दान होता चला गया, बढ़ता चला गया। और इसी प्रकार से जो नागरिक थे, जो ग्रामीण थे, उनको जब ये दान मिला तो वो धीरे धीरे संभ्रांत भी होते गए और ऐसे में जो नवीन उच्च वर्ग बना, उन्होंने अपने विलासिता की आवश्यक वस्तुएं जो हैं उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे इस समय हमको मिलती है उत्तरी कृष्ण मार्जित पॉटरी, जो ये मृदभांड है, काली पॉलिश इनमें की गई है, तो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुमूल्य है, इसलिए ये माना गया कि ये विलासिता की वस्तुएं हैं। और जो नए नए संभ्रांत ग्रामीण हुए हैं उन्होंने इनको अपने जीवन में प्रयोग किया। अच्छा, भूमिदान में एक बात और आती है कि इसमें प्रभावती गुप्त का प्रयोग नाम आता है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री हैं प्रभावती गुप्ता, तो इन्होंने वाकाटक साम्राज्य से इनका वैवाहिक संबंध रहा और इन्होंने फिर भूमि के दान का उल्लेख किया। महत्वपूर्ण चीज यह है कि यहाँ पर स्त्री होकर के उसको भूमि दान का अधिकार प्राप्त है, यह एक बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग नगर और व्यापार की बात कर लेते हैं। तो नगर, जैसा हम लोगों ने अभी षोडश महाजनपद पढ़े थे, तो उन 16 महाजनपदों की जो राजधानियां थी, धीरे धीरे वही प्रमुख नगर बनते चले गए, क्योंकि ये पहले से ही हमारे राजमार्गों से जुड़ी हुई थी, इनमें आवागमन सुलभता से हो सकता था और इनमें प्रचुर संसाधन भी थे। इस वजह से इन नगरों का विकास बहुत शीघ्रता से हुआ और बहुत ही उन्नत तरीके से ये नगर व्यापारिक केंद्र बन गए। जैसे तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है, 4वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के पाटलिपुत्र जो पटना नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, वो एक बहुत बड़ी राजधानी बना और बाद में धीरे धीरे ये इसका पतन हुआ, लेकिन यह एक व्यापारिक केंद्र बना रहा। ऐसे ही उज्जैनी है, दक्षिण भारत में भी बहुत सारे राज्य स्थान ऐसे हैं, नगर ऐसे हैं जो कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नगर में रहने वाले लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे। कैसे? जैसे कृषि, फिर से बात करते हैं, कृषि अधिशेष से ही व्यापार की उन्नति होती है। कृषि, जब हमारा पेट भरा होता है तभी हमें सब विलासिता की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, वो अच्छी लगती हैं। जब तक हमारे पास भोजन नहीं होता, हम सिर्फ अपने भोजन को पाने के उद्देश्य से घूमते रहते हैं। तो ये
नगरीय जनसंख्या कैसे बढ़ी? जब इनके पास कृषि अधिशेष हुआ, व्यापार हुआ, तो व्यापार से धीरे धीरे इनके पास और अधिक समृद्धि आती गई और ये लोग नगर में रहने लगे और नगर में रहते हुए वहां के और जो भी सुख सुविधाएं थे उनका उपभोग करने लगे। अब संभ्रांत वर्ग जो ये एक नया वर्ग बना था, इसमें शिल्पकार भी थे। जैसे यहाँ पर आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये एक शिल्पकार, एक धनाढ्य वर्ग ने अपनी ये मूर्ति बनवाई थी और इसमें दान का उल्लेख किया था। जैसा भी हमने बताया कि कोई भी दान देते हैं तो उस दान पट्टिका पर नाम भी लिखवाया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया था। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अंदर पूरा व्यापार होता था। किससे? कैसे? स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों का ही पूरा एक विस्तृत जाल बना हुआ था और यहाँ से देशी और विदेशी दोनों व्यापार होते थे। पेरिप्लस ऑफ द इरिट्रियन सी में उल्लेख आता है मालाबार तट का। मालाबार आज का केरल का तट है। तो यहाँ पर उस यूनानी पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पर काली मिर्च और दालचीनी के बहुत व्यापार होता था, वहां से निर्यात होता था और बहुत बहुमूल्य वस्तुएं, हाथी दांत, शंख, सीपी, मनके, बहुत सारी और चीजें हैं, बहुमूल्य धातुएं हैं जिनका कि वहां से निर्यात आयात हुआ करता था और बड़े बड़े जहाजों से ये व्यापार किया करते थे। महाद्वीप के अंतर ही सारे राज्य जितने भी अभी हमने आपको नगर बताए हैं, इन प्रमुख नगरों के बीच में स्थल मार्ग से पूरा व्यापार होता था और उन स्थल मार्ग से व्यापार करने वाले कौन से लोग होते होंगे? सामान्य व्यापारी वर्ग भी होता था, श्रेणी संघ भी होता था। यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि इन एक निश्चित प्रकार का सामान बनाते हैं उनका एक संघ बन जाता है। जैसे अगर आप कपड़ा उत्पादन कर रहे हैं तो वो एक कपड़े का संघ बन जाएगा, या आप किसी और दूसरी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उसका एक संघ बन जाएगा। उस श्रेणी या संघ का कोई अधिकारी होता था, सेठी या अधिपति जो भी होता था, वो उस पूरे सामान की देखभाल का जिम्मा होता था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है, कैसे उसकी सुरक्षा हो, इसकी जिम्मेदारी राज्य के ऊपर होती थी। सुरक्षा के लिए वो लोग सुरक्षा अवश्य प्रदान करते थे, लेकिन इसके एवज में कुछ ना कुछ उनसे धनराशि जरूर वसूलते थे। इसमें फेरी लगाने वाले व्यक्ति भी होते थे, व्यापारी होते थे, और बैलगाड़ी से चलने वाले व्यापारी भी होते थे, और बहुत दूर तक जाने वाले व्यापारी भी होते थे, जो कि स्थल मार्ग से और जल मार्ग से मध्य एशिया तक व्यापार करते थे। दक्षिण भारत में हमारे बहुत रोमन सिक्के मिले हैं, यानी कि जो रोमन अंपायर, रोमन साम्राज्य है, वहां से भी दक्षिण भारत का व्यापारिक संबंध रहा और ये जलमार्ग के द्वारा ही हो सकता था। तो ये हमारे व्यापार की उस समय की उन्नत दशा को दर्शाता है कि दक्षिण भारत में हमारे पास बहुत ही अधिक मात्रा में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्के, जैसे हमने बताया आपको कि एक राजा सिक्के जारी करता है, तो राजा जब सिक्के जारी कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ खासियत होगी। क्या? क्योंकि वो राजकीय है इसलिए उसका राजा का चिन्ह होगा। उसका पदार्थ, जिस पदार्थ से वो निर्मित है, वो उस समय की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अगर वो स्वर्ण धातु है, इसका मतलब है कि जो साम्राज्य है बहुत ही उन्नत अर्थव्यवस्था पर आधारित है, तभी वो सोने की बहुमूल्य धातुओं का सिक्का जारी कर पा रहा है और ये वस्तु विनिमय में कार्य आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सामान्य जनता के पास बहुत ही सरलता से उपलब्ध है। ठीक है। अच्छा, इसमें और सिक्कों में चित्र बने हैं, राजाओं के चित्र बने हैं, लिपि में उनका नाम लिखा हुआ है और उपाधियां लिखी हुई हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे चित्र अन्य भी बने हैं जो कि उनके धार्मिक जीवन को भी प्रकट करते हैं। तो सिक्कों से हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। उनका आकार कैसा है, गोलाकार है, उनकी बनाने की तकनीक, जो बनाने की तकनीक है, जो हमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्के मिलते हैं, वो आहत सिक्के कहलाते हैं या पंच मार्क कॉइन्स। पंच तो पंच मार्क कॉइन्स, जो सिक्का ठप्पा लगा करके बनाया जाता है, वो पंच मार्क कॉइन्स है। उन्हीं में पहले जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि मौर्य वंश के कुछ सिक्के प्राप्त हुए जिनमें मोर, चंद्रमा और ऐसा कुछ पर्वत जैसा अंकन है, जिसको देखा गया और मौर्य शासकों से इसको संबंधित किया गया। इसमें उन राजाओं का नाम भी उल्लिखित था, जो कि लिपि उसको पढ़ी गई और समझा गया कि हाँ, ये इस राजा से संबंधित है। तो बच्चों, हम लोग नगर देखते हैं, जो ये नए नगरों का निर्माण हुआ था। जैसा हमने बताया कि ये महाजनपदों की राजधानियां ही थी, जो आगे चल करके व्यापारिक केंद्र बनी, जिनमें आपका ये देखिए पाटलिपुत्र गंगा के किनारे और श्रावस्ती
कौशाम्बी, मथुरा, कन्नौज, ये पूरा क्षेत्र गुप्त राजवंश का है। यहाँ ये वाकाटक शासक हैं। ये सातवाहनों का क्षेत्र है। हिंदू यूनानी शासकों का क्षेत्र इधर ये शक है, और ये इधर कुषाण, जिनका की पूरा राज्य मध्य एशिया तक विस्तृत था। यहाँ ये चेर, पांड्य और चोल, जो हमने सरदार बताया आपको, ये वो साम्राज्य हैं। अच्छा, यहाँ सुदर्शन झील का एक वर्णन मिलता है, वो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर शक शासक जो रुद्रदमन है, उसने एक कृत्रिम जो जलाशय बनाया गया था सुदर्शन झील, मौर्यों के काल में गई थी, वो किसी समय थोड़ा सा खंडित हो गई, जो कि तटबंधों से युक्त थी। कोई तूफान आया तो वो टूट गया, पानी बह गया, उसका उसने पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा कर इस पे नहीं लगाया था, बिना नया कर लगाए हुए ही उसने इसको बनवाया। और यहाँ पर जो गिरनार का अभिलेख है, उसमें उसने इस बात को स्पष्ट रूप से अंकित करवाया है। तो ये नए नगर हैं, इनको आप देखिएगा और इनकी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए व्यापारिक महत्व को आप समझिएगा, दर्शाइएगा जरूर इसको। एक बार फिर से हम लोग सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो कि सिक्के हमारे विभिन्न कालखंड में प्राप्त हुए हैं, अलग अलग राजाओं के हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो ये कुषाण कालीन सिक्का है, जैसा हमने बताया आपको कि स्वर्ण सिक्का पहली बार कुषाण राजाओं ने जारी किया, जिसमें उनका चित्र अंकित था, राजाओं का चित्र अंकित था, और उसमें कुछ अभिलेख भी लिखे हुए थे। ये हिंद यूनानी शासक मेनांडर का सिक्का है। सबसे पहले राजाओं का चित्र हिंद यूनानी शासकों ने छापना शुरू किया था। ये गुप्तकालीन सिक्का है, जिसमें कि राजा और उसके साथ उसकी उपाधि का भी उल्लेख है, राजा का चित्र है, और उनके धार्मिक विश्वासों के आधार पर अन्य चित्रों का भी उल्लेख अंकन किया गया है। ये आहत सिक्के हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये आहत पंचमार्क पॉइंट, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इन सिक्कों की क्या खासियत है कि इनका कोई एक निश्चित आकार नहीं है, बस ऐसे ठप्पा लगा करके बनाए गए हैं। और इनमें बहुत सारे हमें जो चित्र मिले हैं, जिसमें कि उनको मिलाया गया, तो वो मौर्य साम्राज्य के भी कुछ कुछ सिद्ध हुए हैं, जिनमें कि मयूर बना है और वो पहाड़ बना है, या और भी अंकन है, तो उन सबको यहाँ पर देखते हैं हम लोग, मिलते हैं। अच्छा, उस समय काबाइली क्षेत्र भी इतने विकसित हो चुके थे कि जो वहाँ के छोटे छोटे राजा लोग थे, सरदार थे, उन्होंने भी व्यापार के लिए अपने यहाँ सिक्के छापने शुरू किए थे। और इनमें से ये एक योधेय सिक्का है, जो कि बड़े ज्यादा मात्रा में तांबे के सिक्के ये प्राप्त हुए हैं, और ये काबाइली गण है। लेकिन ये सिक्के छाप बना रहे हैं, इसका मतलब कि व्यापार में इनकी दृष्टि काफी अच्छे से है कि आगे बढ़ना चाहते हैं। अभिलेख, तो हम लोग अभिलेखों के बारे में बात कर ले। अभिलेख क्या होते हैं? जो भी बातें राजा अपने लोगों से कहना चाहता है, या जब वो दान देता है तो जो भी लिखता है, किसी भी चीज को जब एक पत्थर पर, एक शिला पर, या कहीं एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर उत्कीर्ण करके लिखाया जाता है, वो अभिलेख हमको प्राप्त होता है। अब ये अभिलेख जैसे यहाँ पर है, ये अशोक का अभिलेख है, इसको पढ़ने के लिए फिर हमें लिपि की आवश्यकता होती है, क्योंकि लिपि कैसे पहचानी जाए, कौन सी लिपि है, क्या है। तो इसमें ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, जैसे हमने आपको बताया 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का तोड़ निकाला, इसको वो पढ़ पाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ के पुराने जो पंडित लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों से उनकी देवनागरी और प्राचीन मूल जो और लिपियां थी, भाषाएं थी, उनको समझा, और ब्राह्मी लिपि को उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद ही वो अ अक्षर को पहचान करके आगे से उन्होंने इस ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ना संभव किया, जिसमें उन्होंने देखा कि 2 प्रकार के हमारे अभिलेख हैं, एक में राजाओं का नाम है, एक में राजा का नाम नहीं है। तो ऐसे ही अशोक के 2 अभिलेख मिलते हैं, जहाँ पर उसका एक में नाम है, एक में नहीं है। तो उनके जो भी ये अंदर का चीज दी गई है, जो भी उसने लिखा है, लिपि है, भाषा है, कार्य क्षेत्र है, इसके हिसाब से उनको मिलाया गया, तो वो उसी के कालखंड का सिद्ध हुआ। तो ऐतिहासिक साक्ष्य इसमें से हमको प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें अक्सर जब भी राजा कोई भी दान देता है, तो दान देने वाले का नाम, अपना नाम और समय अवश्य छपवाता है। इसलिए हमको इन सारी चीजों से ऐतिहासिक रूप से एक लिखित हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध होता है। लेकिन इस साक्ष्य की भी कोई एक निश्चित सीमा, कैसे? क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। आज समझ लीजिए हमारा 2020 चल रहा है, और ये हम बात कर रहे हैं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। अभिलेखों के साक्ष्यों की भी कुछ सीमा है कि इसमें कहीं कुछ खंडित हमको प्राप्त होते हैं, या कुछ टूट गया है, पत्थरों में इतना सुरक्षित नहीं रह गया,
किसी और कारणवश लिपि धुंधली हो गई है, इसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, या कई बार होता है कि हम उसको बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं लेकिन वो केवल दान पत्र निकलता है, या हम जो जानना चाहते हैं वो उस सीमा का नहीं होता, और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभिलेखित इसकी निर्धारित कर देती हैं सीमा को कि इससे ज्यादा हम इसमें नहीं अध्ययन कर सकते। ये हमारे कुछ अक्षर दिए गए हैं ब्राह्मी लिपि के, इनसे ही पढ़ करके ये पूरा अभिलेख पढ़ा गया। तो अब देख लेते हैं हम लोगों ने अपने पाठ के इस भाग में क्या क्या पढ़ा। हिंद, यूनानी शासक कुषाण, शक, सातवाहन और गुप्त शासकों के बारे में पढ़ा। दक्षिण के राजा और जो सरदार हैं उनके बारे में, चोर, चेर, पांड्य, उनके बारे में पढ़ा। ग्रामीण समाज और नगर के बारे में पढ़ा। उपमहाद्वीपीय और विदेशी व्यापार, सिक्के, राजा और अभिलेख, इन सब के बारे में हम लोगों ने इस पाठ में अध्ययन किया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से उत्तर मौर्य काल में विकसित जो राजत्व का विचार है, जो दैवीय उसको एक पोजीशन दी गई है, इसके बारे में अपने कॉपी में आपको अच्छे से इसका उत्तर लिखना है। और दूसरा प्रश्न, ये एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क है, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इसको जरूर करिएगा कि आज जो हमारे सिक्के या करेंसी जो भी चल रही है उसमें से कोई भी 5 सिक्के या 5 आप नोट इकट्ठा कर लीजिए और उसके दोनों तरफ पृष्ठ पर और आगे भाग दोनों को देखिए, उस पर क्या लिखा है, कौन सा चित्र अंकित है, किस सन में जारी किया गया है, किस चीज का बना है। तो उन सबको यहाँ पर आपको देख करके उसकी समानताएं असमानताएं पुराने अगर आपके पास उपलब्ध हो तो उनसे आप मिला करके ये अवश्य कार्य कीजिएगा। अच्छा, सिक्के, जो सिक्के आप इकट्ठा करेंगे, कई बार देखेंगे कि उसमें बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिलती है कि वो किसी उपलक्ष्य में जारी किए गए हैं, किस सन में जारी किए गए हैं, किसके द्वारा जारी किए गए हैं। तो ये प्रश्न अवश्य करिएगा, ये इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये आप करेंगे और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और तो दीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए, उससे अध्ययन